इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई मेंस का जो एग्ज़ाम आज हुआ है 3 अप्रैल 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका सोल्यूशन देखेंगे फिजिक्स का। तो इसमें एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया है, एक गैस है जिसका एडियाबैटिक कोएफिशिएंट दैट इज़ गिवन 1.5 और इनिशियल उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 300 केल्विन। बोल रहा है कि उस गैस को हमने 800 सीसी से कंप्रेस करके 200 सीसी बना दिया, तो फाइनली उसका टेम्परेचर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, अच्छा ये कंप्रेशन जो किया गया एडियाबैटिक कंप्रेशन किया गया है, तो इसमें हम एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल टेम्परेचर 300 है, इनिशियल वॉल्यूम 800 है, गामा 1.5 है, 1.5 - 1 दिस इज 0.5 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है और फाइनल वॉल्यूम है 200। तो हमें फाइनल टेम्परेचर मिल रहा है 300 इंटू 800 अपॉन 200 की पावर 0.5, ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट विच इज़ 2। सो ये हमें मिल गया 600 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी है 4i और दूसरी स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी है 9i। एक से ये आ रहा है और दूसरे से 9i आ रहा है, तो आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज का डिफरेंस कितना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है और मिनिमम इंटेंसिटी ये होती है, दोनों का ये डिफरेंस हमसे पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा 4 बन जाएगा और I1 I2 हमें दिया है, तो आंसर आ जाएगा 24i। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 240 ओम और ये सर्किट में लगाया गया इस तरीके से, ये 10 उसके साथ पैरेलल में है, 150.4 उसके साथ सीरीज में इस कॉम्बिनेशन के साथ, और ये 20 वोल्ट का सेल है। पूछ रहा है कि इस अमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी होगी। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 240 और 10 ये तो है पैरेलल में, तो इन दोनों का मिला करके रेजिस्टेंस हमें मिल गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इसके साथ है सीरीज में, तो 48/5 प्लस 150.4, ये हमें मिल रहा है 160 ओम। ये इस पूरे कॉम्बिनेशन का, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। तो सेल से जो टोटल करंट जाएगी इसको हम लिख सकते हैं सेल का EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट आ गई 1/8 एम्पियर। अब ये है टोटल करंट जो इधर जा रही है, उस करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। इस टोटल करंट को अगर हम इस टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलेगा, और फिर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट मिल जाएगी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस अमीटर, आई मीन दिस रेजिस्टेंस, एंड दैट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस दैट इज द करंट इन दिस अमीटर। तो हम क्या करते हैं, इस करंट को, ये रही टोटल करंट, इस करंट को इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ये रहे 48/5। नाउ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, इसको इस अमीटर के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो एम्पियर में ये हो गई करंट I1 जो कि अमीटर से फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 25 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर, उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी ये SI यूनिट में दी गई है। बोल रहा है कि इस वायर से हमने एक सर्किल बनाया, सर्कुलर रिंग में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके कोई भी दो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, ये आधा वायर है, आधे वायर का मतलब इसकी लेंथ हो गई 25/2 मीटर। इसी तरीके से ये भी आधा वायर है, सेम लेंथ, तो जो रेजिस्टेंस इसका होगा वही रेजिस्टेंस इसका होगा, और ये दोनों R और R, लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज R, दिस इज ऑल्सो R, तो ये R और R पॉइंट A और B के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। हम एक का रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें R, ये बनेगा रो L/A, रो है 2 × 10⁻⁻⁶, लेंथ हो गई 25/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया प्रॉपर यूनिट में आपको लिखना होगा मीटर स्क्वायर में, ये लिख देंगे। ये हमें एक का रेजिस्टेंस मिल गया, तो दोनों पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2।
जब आप इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 1/5 और 25/2, तो ये आ गया 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है, ज्योमेट्री सेम है, प्लेट एरिया सेम है, प्लेट सेपरेशन दोनों ही केस में सेम है डी। अब इसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से भरी गई सिमेट्रिकली, बोलने का मतलब जो थिकनेस इसकी है वही थिकनेस इसकी है। तो एक केस में तो इस तरीके से दो स्लैब रखी गई हैं, परमिटिविटीज रिलेटिव उनकी दी गई हैं ε1 ε2, और दूसरे केस में जो दो डाइलेक्ट्रिक हैं वो इस तरीके से इसके अंदर भरे गए हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस बन रही है C2 और यहाँ पर कैपेसिटेंस बन रही है C1। पूछ रहा है C1 और C2 का रेशो क्या होगा, ये बताना है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसके जो दो सेक्शन है वो दोनों सेक्शन आपस में सीरीज में है, और अगर एक सेक्शन की हम बात करें, दिस इज वर्किंग जस्ट लाइक अ कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर के लिए प्लेट सेपरेशन हो जाएगा D/2, प्लेट एरिया रहेगा A। तो इतने हिस्से का अगर हम कैपेसिटेंस लिखना चाहें वो बनेगा ε0 इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी इंटू प्लेट एरिया अपॉन प्लेट सेपरेशन। ये इतने हिस्से की कैपेसिटेंस आ गई, ऐसे ही हम इसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे और उसमें बस यहाँ पर ε2 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों सीरीज में, तो हमारा सीरीज का फॉर्मूला होता है ना C1 C2 अपॉन C1 + C2, जब हम उसको अप्लाई करेंगे और ऐसा टर्म यहाँ पर और प्लस करके सेम टर्म यहाँ पर, तो हमें इसमें ये मिल जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया C1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें इस सेक्शन का कैपेसिटेंस और इसका, नाउ दे आर इन पैरेलल, इसका कैपेसिटेंस प्लेट एरिया हो जाएगा A/2 और दोनों ही के लिए प्लेट सेपरेशन हो जाएगा D के बराबर। तो C2 बनेगा इन दोनों की कैपेसिटेंस का सम, ε0 प्लेट एरिया A/2 इंटू परमिटिविटी रिलेटिव विच इज ε1 अपॉन प्लेट सेपरेशन। और इसी तरीके से दूसरा जब हम उसको ऐड करेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा ε0 A/2 अपॉन D, और बाकी बचा रह जाएगा ε1 एंड ε2। ठीक है, अब ये C1 C2 आ गए, इनका रेशियो फाइंड कर लो, इसको इससे डिवाइड करो, ε0 AD ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर गया और इससे जब हमने डिवाइड किया ये भी ऊपर जाएगा तो वो 4 हो जाएगा। और ये देख लो आप, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि C1 अपॉन C2 ये हमें मिल रहा है 4 ε1 ε2 अपॉन ε1 प्लस ε2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, इसके टॉप पॉइंट पर 49 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है और ये बिना स्लिप हुए इस सरफेस पर चलेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है ये आपको फाइंड करना है, और इसका मास दिया हुआ है 20 kg। क्वेश्चन में गिवन है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है और एक्सेलरेशन स्फीयर का पूछा है। अब उसके डिफरेंट पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो जब स्फीयर का एक्सेलरेशन हमसे पूछा जाएगा तो हम उसके सेंटर का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। देखो इसमें हम वैसे तो दो तरीके हैं, अब एक तरीका देख लो, इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो इस फोर्स का टॉर्क कितना आ जाएगा 49 इंटू रेडियस अगर r है तो ये डिस्टेंस है 2r, ये टॉर्क हो गया। इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकाला, उसको हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 2/5 mr² प्लस mr², ठीक है ना, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम सॉलिड स्फीयर के लिए। ये आ गया इसका अल्फा। अच्छा, अल्फा कितना होगा, अगर सेंटर का एक्सेलरेशन a है और ये डिस्टेंस r है तो इस अल्फा को हम लिखेंगे a/r, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब देखो ये r² r और r ये सब खत्म हो गया, यहाँ पर ये बना 49 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 7, तो ये हमें इसका सेंटर का एक्सेलरेशन मिल रहा है। बाकी इसकी वैल्यू देखो आ रही है। अच्छा, ये यहाँ पर मास भी है, एक मास यहाँ पर बचा रह जाएगा, तो मास की वैल्यू दी गई है कितनी 20 kg। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन सेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इस टाइप का एक वायर दिया गया है, एक सर्किट जिसमें दो सेमी सर्कुलर पार्ट है और दो स्ट्रेट पार्ट है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है I, रेडियस इसकी R1 है, ये R2 है और दोनों रेडियस हमें दी गई है। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेमी सर्कुलर है। पूछा गया है इसके सेंटर पर व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो सेमी सर्कुलर वायर है ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा राइट हैंड रूल के हिसाब से, और ये वाला जो सेमी सर्कुलर वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा।
ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, दूसरा इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी ये दोनों स्ट्रेट वायर्स हैं और इनकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों की लाइन पर पड़ रहा है। केवल यही दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 माइनस B2, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, हमें मैग्नीट्यूड बताना है। ग्रेटर इसका रहेगा क्योंकि रेडियस कम होने पर B ज़्यादा होता है। एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2r, ये होता है कंप्लीट सर्कुलर का। तो सेमी सर्कुलर का इसका आधा कर दो, ये इतना हो जाएगा μ0I/4r, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग का। तो दोनों सेमी सर्कुलर है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, उसमें से जो कॉमन आ गया वो कॉमन ले लो, ठीक है। इतना हिस्सा कॉमन आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब μ0 की देखो हम वैल्यू लिख रहे हैं, दिस इज 4π × 10⁻⁻7। आई वैसे ही रहेगा, ऑप्शंस जो दी गई हैं चारों वो आई के टर्म्स में दी गई हैं, तो आई वैसे ही आपको रखना है, डिवाइडेड बाई 4 × 1/r1। नाउ दिस इज 4π एंड 1/r2 दिस इज 6π। तो ये हमको मिल गया। तो यहाँ पर ये पाई कैंसिल हो जाएगा और i × 10⁻⁻7 और ये बन गया 24π एंड 6π माइनस 4π दैट इज 2π। ये पाई स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और इधर के एक पाई जो था, पाई और पाई कैंसिल, ये हमको मिल रहा है 1/12 × 10⁻⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उसकी एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, दूसरे की 15 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला, 1/फोकल लेंथ इक्वल टू μ - 1 × 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू की वैल्यू हमें मिल रही है, दिस इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कैपिटल एम मास के ब्लॉक पर एक छोटा ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m। ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू और ये स्प्रिंग से ये ब्लॉक कनेक्टेड है। अब इस पूरे सिस्टम को ऑसिलेट कराया जा रहा है स्प्रिंग से बांध करके। तो पहली ऑप्शन उसने ये बोला है कि इस ब्लॉक पर लगने वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो इतना है। दूसरी ऑप्शन बोल रहा है कि टाइम पीरियड दोनों के ऑसिलेशन का ये रहेगा, और तीसरी ऑप्शन बोल रहा है कि ब्लॉक पर, इन दोनों ब्लॉक के बीच में या कह लो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इतना है। अब कुछ ऑप्शन बना करके दी गई है चार, उसमें बोला है कि ओनली दिस वन इज करेक्ट, ओनली दिस वन, और ये करेक्ट है या फिर ये दोनों करेक्ट है, कुछ इस तरीके के ऑप्शन बनी है। तो हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ऑप्शन है ना ये तो गलत है। बताओ क्यों गलत है, किस हिसाब से गलत है। इस हिसाब से है, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करोगे, ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, उसको अपने साथ ऑसिलेट कराएगा, और आपको पता है कि एसएचएम में जब ब्लॉक अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचता है तब उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। जब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो ये ऊपर वाले ब्लॉक को अपने साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलाना चाहेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए इसको उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर जो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो ये होता है ω² × a। अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लगेगा, ना कि वो μmg के बराबर हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसको इतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कराओ कि जब ये अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पर गया है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, उस टाइम पर ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर स्लिप करने की कगार पे आ जाए, जस्ट स्लिप करने की कगार पे आ जाए। तो उस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है जो कि एक्सट्रीम पर लगेगा, अब वो μmg के बराबर होगा। अदरवाइज जनरल सेंस में अगर हम बात करें, एज फार एज दिस ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ओवर दिस ब्लॉक, तो जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा वो इतना होगा, इतना नहीं होगा। ये केवल एक स्पेशल केस में, वो भी सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। सेकंड, ये तो आपको पता ही है, जब तक ये ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहा है तब तक टाइम पीरियड ही हो जाएगा 2π² m/k। m/k का मतलब m इज द मास, टोटल मास। इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो m + m है, तो ये टाइम पीरियड है, तो ये तो सही है। बाकी देखो इसने बोला है कि ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक पर वो इतना लगेगा। अब इतना फ्रिक्शन तो किसी हिसाब से नहीं लग सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना m + mg, ये तो यहाँ लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन है जो यहाँ पर लगेगी, और यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। ये तो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, पहली बात तो ये कि वो
म्यू इंटू नॉर्मलाइजेशन से कम होगा इन जनरल, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरी बात, अगर वो एन पर किसी भी तरीके से डिपेंड भी करेगा ना, तो वो यहाँ पर जो एन लगेगा एम जी उस पर डिपेंड करेगा, एम प्लस एम इंटू जी, वो यहाँ की रिएक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर है 450 वाट। अब ये लाइट एमिट कर रहा है 3D स्पेस में सब तरफ यूनिफॉर्मली। बोल रहा है कि इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर बताओ इस लाइट की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, हमारे पास जो क्वेश्चन पहुंचे हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा ना हो, कुछ और रहा हो। तो फिलहाल जो क्वेश्चन मिला है उसमें ये बात नहीं बोली गई है कि जिस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट, उसकी हम जो बात कर रहे हैं वो सरफेस कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बदल जाता है ना। जैसे इस पॉइंट पर अगर हम बात करें कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आई है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा I अपॉन सी, अगर ये सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, और अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2I अपॉन सी हो जाता है। तो अच्छा देखो अभी हम बताते हैं, अगर इन केस क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है, मान लो कि सरफेस नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन जो ऑप्शंस दिए ना उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है और हमें आंसर किस हिसाब से देना है। तो पहले तो चलो इंटेंसिटी हम देखते हैं। इंटेंसिटी बताओ, अगर ये पावर है तो आर डिस्टेंस पर, 2 मीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी। इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पावर पता है 450 वाट, डिस्टेंस है 2, ये हमको मिल रहा है। ओके, ये इंटेंसिटी आ गई। अब देखो अगर अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो जो प्रेशर जनरेट होगा, ये पावर है P डैश, ये है प्रेशर, तो प्रेशर अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें I अपॉन सी, तो ये हमको मिल रहा है, C की वैल्यू लिख दो, ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ रही है और ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ रही है। अब क्या होगा, आंसर या तो इसके हिसाब से आना चाहिए या फिर इसके हिसाब से। अगर इसके हिसाब से ले रहे हैं तो हमें आंसर करीब करीब ये मिल रहा है। अगर इसके हिसाब से होगा तो जो आंसर आएगा वो इसका जस्ट डबल होना चाहिए। अब सोचो कि इसका जस्ट डबल वो 6 × 10⁻⁸ बनेगा, और वो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। इसका मतलब आंसर हमें यही देना है और इसके हिसाब से देना है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा तो आंसर ऐसे सोचा जाएगा। अब एग्जैक्टली क्या था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सरफेस है जिससे हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर। अब ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल की तरह से चलेगा, इसकी कुछ मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट का थीटा के साथ वेरिएशन कैसे होगा, अगर हम थीटा को चेंज करें उसके साथ वेरिएशन कैसे होगा, उसका ग्राफ पूछ रहा है, H वर्सेस थीटा। कैपिटल H इज द मैक्सिमम हाइट। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है ना हमारा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो H और थीटा ये तो सब फिक्स वैल्यू है, तो बेसिकली हमें इसका वेरिएशन देखना है। और साइन स्क्वायर थीटा का जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अच्छा, इस टाइप का तो होता है, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, और यहाँ पर क्या होता है पाई, मतलब 180 डिग्री, ये होता है पाई और ये होता है π/2। तो हमें ग्राफ कहाँ तक बनाना है, क्योंकि उसने बनाया है, उसने कुछ ऑप्शन में ऐसा ग्राफ यहाँ तक भी बनाया है और यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें कैसे कहाँ तक ग्राफ बनाना है, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। 90 से ज़्यादा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो नहीं सकता है, इसलिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 0 से 90 तक ही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा जो फंक्शन होता है वो 0 से 90 डिग्री तक केवल इतना होता है। अब उसने सिर्फ इतना ही हिस्सा बनाया है, ऐसे बनाया है, और यहाँ पर ये एंगल लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक पार्टिकल को रिलीज किया गया ग्राउंड से हाइट s से। अब ये गिरता है किसी पॉइंट पर आकर के, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जाती है। तो उस पॉइंट का ग्राउंड से हाइट कितना है और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, ये 2 चीज़ें इसने पूछी हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये हाइट कितनी है, मान लेते हैं ये h है, इसका मतलब ये कितनी हाइट से अभी तक गिर चुका है, s - h। इतनी हाइट से जब ये गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा, mg s - h। और जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक कम हुआ है वो सब चला गया काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि यहाँ पर आकर के यही काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी बची रह गई उसका 3 टाइम्स है, और रेफरेंस लेवल हमें ये लेना है। तो अगर ये ग्राउंड से h हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh, उसका 3 टाइम्स। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी।
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें h मिल रहा है s/4 के बराबर, ये तो h का आंसर आ गया। अब अगर ये h s/4 है तो s माइनस h ये कितना हो जाएगा 3s/4। इतनी हाइट से गिरने पर इसकी जो वेलोसिटी बनेगी उसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे √2g इंटू हाइट, जितनी हाइट से ये गिरा, विच इज़ 3s/4। ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फेरिकल शेल, उसकी सरफेस पर पोटेंशियल इसने बताया है 120 वोल्ट और उसकी रेडियस बताई है 10 सेंटीमीटर। अब पूछ ये रहा है कि बताओ इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा और सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। इन 3 पॉइंट्स पर पूछ रहा है। सेंटर हो या 5 सेंटीमीटर विच इज़ लेस देन 10 सेंटीमीटर, तो ये जो पॉइंट होगा ये अंदर पड़ेगा। कोई भी शेल हो, अंदर के सारे ही पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो इन दोनों के लिए डायरेक्ट हम आंसर देंगे 120 वोल्ट। दूसरी बात ये कि जो सरफेस का पोटेंशियल है ये होता है KQ/R। R कितना है 10 सेंटीमीटर, चलो इसको 10 सेंटीमीटर में ही रहने दो, ठीक है। ओके, KQ/10 की वैल्यू है 120। अभी हम इसका यूज़ करेंगे R = 15 पर। अब 15 की बात करोगे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और उसके लिए हम चार्ज को कंसंट्रेट करके पॉइंट चार्ज बना सकते हैं। पॉइंट चार्ज ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल जनरेट करेगा KQ/15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको हमने ऐसे लिख दिया KQ/10 इंटू 10/15, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। KQ/10 की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट। तो हमें यह आंसर मिल गया 80 वोल्ट। तो जो 3 पॉइंट्स पर उसने पोटेंशियल पूछा है, ये 2 पॉइंट और ये तीसरा, तो इन दोनों पर हो गया 120 और 120 और तीसरे पर हो गया 80 वोल्ट। ठीक है, तीनों पूछे इसी तरीके से ऑप्शन बना करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, उसने एक ट्रुथ टेबल दी है और पूछ रहा है कि बताओ ये ट्रुथ टेबल जो 4 ऑप्शन में उसने 4 सर्किट दिए हैं, 4 डायग्राम, पूछ रहा है कि कौन से सर्किट का ये ट्रुथ टेबल बनेगा। अच्छा देखो, बाकी सब ऑप्शन तो जाने दो, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो इससे मैच कर रहा है। अब इसमें है क्या, ये है नॉट गेट, ये है नॉट गेट और ये और के बाद नॉट लगा है, मतलब ये नॉर गेट है। ये जो पूरा है ना, ये आपको पता होगा नॉर का सिंबल होता है, ये मतलब और के ऊपर नॉट ऑपरेट करता है। अब इस हिसाब से सोचा जाए, देखो अगर ये ए है, नॉट से निकलने के बाद ये बनेगा ए बार नॉट ए, ये बी है, ये यहाँ पर जाकर के बनेगा बी बार नॉट बी। अब ये और पहले इस पर काम करेगा, उसका आउटपुट वो नॉट में सप्लाई होगा, फिर वो अपना आउटपुट देगा। ए बार बी बार इस पर ऑपरेट कर रहा है और, मतलब हमें क्या मिलेगा, ए बार और बी बार ये मिलेगा। और जो मिला और से उसको फिर नॉट में इनपुट डालो, तो नॉट इस पर जब ऑपरेट करेगा, इस पूरे पर नॉट ऑपरेट करना, ये नॉट ने ऑपरेट किया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, वाई मिल गया, ये वाई हो गया। अब इसमें देखो बूलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला रहता है, तो उसको अगर हम अप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा और ये हो गया, एक मिनट, ये बार बार डबल बार रहेगा और डबल बार का मतलब होता है ए एंड दिस इज बी, तो ये आ गया ए एंड बी एंड गेट। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ना, देखो वैसे भी आपको पता होगा 1 एंड 1, केवल इसी केस में ये 1 होता है, बाकी सारे केसेस में ये क्या होता है 0। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये तो एंड गेट की है, तो एंड के हिसाब से जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस सर्किट में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो एंड के हिसाब से मिलेगा। इनकेस अगर आपको ये बूलियन अलजेब्रा नहीं आता है तो आसान तरीका भी है इसको करने का, आप इस तरीके से मत करो, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 1 ले लो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 और 0 दैट इज 0, उसको नॉट से पार करा दो, 1 आ गया, देखो यहाँ पे 1 मिल गया। ऐसी बाकी सारी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 करो, यहाँ पर 0, 0 पार होगा 1 बनेगा, 0 पार होगा 1 बनेगा, 1 1 उस पर लगेगा और 1 और 1 इज 1, फिर उसको नॉट से पार करा दो, 1 जब नॉट से पार होगा तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस सारी चीज़ों को चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक फोटॉन है जिसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फोटॉन कौन से कलर की रेंज में पड़ेगा, वायलेट, येलो, ग्रीन या ब्लू। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें फोटॉन की एनर्जी पता है, फोटॉन की एनर्जी होती है hc/λ, इससे इसका लैम्डा कैलकुलेट करो, तो लैम्डा हो जाएगा hc, जिसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, ये हमको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली इतना मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4133 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब पूरे विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो वायलेट और रेड, तो वेवलेंथ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 4000 से थोड़ा सा कम और उससे लेकर के 7.4 और इंटू 7400 एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरीके से। अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम को देखें थोड़ा सा, आपको असल में क्या ना, यहाँ पर ये सब जो चीज़ें इनका डेटा तो किसी को याद होता नहीं है, आपको याद है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि आंसर आपको क्या देना है। फिर भी अगर आपको डेटा नहीं भी याद है तो भी आप आंसर दे सकते हो। उसने ऑप्शन आपको इस तरीके से दी है, देखो कैसे। एक एक्सट्रीम पर है वायलेट, अब इसकी जो वेवलेंथ होती है वायलेट की वो 4000 से कम होती है, ठीक है ना, स्लाइटली लेस देन 4000, 3900 समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा आप मान सकते हैं। उसके आगे फिर वेवलेंथ थोड़ी सी और बढ़ेगी, इंडिगो की, ब्लू की थोड़ी सी और ज़्यादा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की सबसे ज़्यादा 7400 एंगस्ट्रॉम के आसपास की पूरी एक रेंज होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आई मीन एक शार्प वैल्यू नहीं है। हाँ, तो अब देखो उसने जो ऑप्शन दिए, ध्यान से देखो क्या क्या दिए। एक तो वायलेट का ऑप्शन दिया है, एक येलो का ऑप्शन दिया है, और एक ग्रीन का ऑप्शन दिया है, और एक ब्लू का ऑप्शन दिया है, ये रहा ब्लू। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आ रही है ना 4133, ये इस वायलेट के जो 3900 समथिंग 4000 समथिंग होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें अंदाज ये लग रहा है कि ये वेवलेंथ यहाँ कहीं पर पड़ रही है। ठीक है, अब उसने क्या है, इंडिगो की ऑप्शन दी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये 4 क्वांटिटीज़ हैं और इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पूछे गए हैं। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कह लो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो मास को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला, मास को इधर ले जाओ, एनर्जी का हमें डायरेक्ट पता है ml² T⁻⁻2, और ये मास इधर आ गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये हो जाएगा। ठीक है, और G, इसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, सिंपल है। तो G का डायमेंशनल फार्मूला दिस इज इक्वल टू F इंटू, F क्या है, ml T⁻2, और r², लेंथ का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये मास का स्क्वायर इधर आ जाएगा m², तो ये बन जाएगा m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज सिंपली एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। और एनर्जी, एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसका हमेशा डायमेंशनल फार्मूला यही होता है, तो ये डायमेंशनल फार्मूले इन सब के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक कंटेनर है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, टॉप तक इसमें एक लिक्विड भरा है, और एक ओरिफिस है, एक होल है जो कि बॉटम से 0.9 मीटर की हाइट पर है। इससे जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये 0.9 है, 1.6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 माइनस 0.9, दिस इज 0.7 मीटर। अब अगर इतनी डेप्थ पर ये ओरिफिस बनी है तो डायरेक्ट फार्मूला है √2GH। G की वैल्यू आपको लेना है 9.8, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और H है 0.7, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वायर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो कि 0.15 टेस्ला है, और ये वायर के परपेंडिकुलर है। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है 8 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो आपको बताना है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। आई हमें 8 एम्पियर दिया गया, लेंथ है 4 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये जो हमें आंसर देना है ना, ये मिली न्यूटन में पूछा गया है, ये तो हम न्यूटन में फाइंड कर रहे हैं, ये बनेगा 4.8 न्यूटन, तो मिली न्यूटन में ये हो जाएगा 4800 मिली न्यूटन। ठीक है, अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं तो उनका ये सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।